हेलो बच्चों। तो बच्चों मैं बहुत शॉर्टकट में आपको, क्योंकि होता क्या है कि फ़िज़िक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको फ़िज़िक्स किसी भी कोचिंग में कहीं भी कभी ख़त्म हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ये 2 साल का कोर्स होता है जो कि 11th और 12th में पढ़ाया जाता है। 2 साल का कोर्स हर कोचिंग में 1 साल में ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, और साथ में उसका पूरा न्यूमेरिकल्स कराना, वो एग्ज़ाम्पल्स देना, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि पूरी तरह से कोर्स ख़त्म हो जाए। तो बेटर ये है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर दिया जाए, और हर चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है, A to Z। कई बार होता क्या है कि आपको नॉलेज हर चीज़ का है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में फिर आपको जो है उसको ब्रीफ में समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि मेन चीज़ें जो हैं अब हम आपको पढ़ा देंगे, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो सेट एग्जांपल्स होंगे उसको देंगे, और बाद में कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि जिससे आपका काम हो जाए, बस इतना समझिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ के आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिज़िक्स नीट के बच्चों के लिए फ़िज़िक्स का इंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद उसके बाद उसका कोई इम्पॉर्टेंस है नहीं, कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए बेटा उतना ही। तो आज का टॉपिक है जो वो हम आपको पढ़ा दे स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये चार्ज, इसमें बेसिकली आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज इन रेस्ट। चार्ज इन रेस्ट, चार्ज जो है रेस्ट कंडीशन में है, उसके वजह से जो जो प्रॉपर्टी होती है वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। ठीक है बेटा, चार्ज अगर मोशन में होता है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो करंट जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर। तो चार्ज से रिलेटेड चीज़ें आपको मैं अब यहाँ पे अब बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा कि चार्ज होता क्या है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सारी चीज़ें डिटेल में वो सब थियोरेटिकल हैं ज़्यादातर। ठीक है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहला है वो है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम लॉ है बेटा, 2 चार्ज है, एक क्यू है और एक और छोटा चार्ज है, सपोज दैट क्यू। इनके बीच का अगर डिस्टेंस r है तो फोर्स जो लगता है वो क्या होता है बेटा, Q बाय r स्क्वायर। ये हम सबको पता है। यहाँ पे K क्या है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ठीक है, यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ओके, मतलब वैक्यूम या एयर जो है, वैक्यूम ऑब्लिक एयर की परमिटिविटी होती है। तो कोई भी मीडियम है, कोई भी मीडियम है, उसकी जो परमिटिविटी होती है उसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और यहाँ पे एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ER। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना हुआ तो ER ओके, ER इज इक्वल टू ER नॉट इंटू
ए। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है, रिलेटिव परमिटिविटी जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उधर जाइए, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है रिलेटिव परमिटिविटी है। व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव यहाँ पे नहीं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसलिए कूलम्ब्स लॉ का जो अब फाइनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपको तो यहाँ पे जो के है ये यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहलाता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको और क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ये मतलब एक तरह से मीडियम में जो भी इनके बीच है वो परमिट करता है कि इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। परमिट मतलब उसको परमिशन देता है एक तरह से उसको कि कितना। आप जाहिर सी बात है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस मीडियम का ज़्यादा होगा, के अगर ज़्यादा होगा बेटा किसी भी चीज़ का, के अगर बहुत ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उतना परमिट नहीं करेगा, तो वहाँ पे फोर्स हमेशा क्या होगा? कम होगा, फोर्स कम होगा। और यहाँ फार्मूले से भी ये दिखने में लग जा रहा है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/k। ठीक है, तो ये बेटा इसलिए मैंने आपको बताया रिलेटिव परमिटिविटी कि दोनों के बीच फोर्स लगता है। तो कूलम्ब्स लॉ में आपको बेसिकली एक चीज़ ये जानना ज़रूरी था। दूसरा क्या है? जो फोर्स लगेगा, अब आप ये फोर्स के बारे में जान लीजिए। फोर्स कैसा होगा बेटा? फोर्स जो होगा, ये फोर्स, ये क्यू है, ये क्यू है, दोनों प्लस प्लस हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बड़े वाले क्यू पर अगर कोई पूछे फोर्स किधर लगेगा, इसकी वजह से दोनों प्लस प्लस हैं तो इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और छोटे वाले क्यू पर भी इधर की तरफ लगेगा। तो मतलब फोर्स का डायरेक्शन कोई पूछे पहले क्यू पर किधर है तो इधर, दूसरे क्यू पे इधर है। ठीक है, तो एक तरह से रिपल्सन हुआ, इसमें कोई डाउट है नहीं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, अब यहीं अगर एक प्लस होता और एक माइनस होता, जाहिर सी बात दोनों अट्रैक्ट हो गए तो एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। अगर दोनों माइनस हों तो भी ये रिपल्सन होगा। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन जो है आप बता सकते हो कि चार्ज कैसा है उसके बेसिस पे। ओके, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, एक टर्म ये है कि अब जो फाइनल फार्मूला जो आपका निकल के आया, तो आप क्या याद रखोगे? दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू के क्यू। ये के जो है यहाँ वाला के, ये के जो है सिंपल कांस्टेंट है। क्या है बेटा? ये सिंपल, ये कांस्टेंट है, नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये आपको मैं याद इसलिए बता रहा हूँ। तो कई बार बच्चे इसको समझ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो फाइनल फार्मूला निकल के आता है ये होता है यहाँ पे, ये। तो यहाँ पे फोर्स इज प्रोपोर्शनल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के।
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के होता है, के जो होता है, के को और क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसकी वैल्यू एयर के लिए, एयर इन सब के लिए 1 माना जाता है, और बाकी चीज़ों का जो है वो मोर देन 1 होगा। ठीक है, मोर देन 1 होगा। तो ये होता है। तो बेटा अब एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा है, 2 चार्ज हैं, अब यहाँ पे वही बात वही है कि ये दोनों चार्ज है r डिस्टेंस पे, पूरा दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दीजिए के, जिसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, या 2 है। पहले दोनों के बीच एयर था। अब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा। सपोज दैट क्या है, 2 चार्ज है Q और Q, r डिस्टेंस पे हैं। पहले इनके बीच एयर था, तो फोर्स जो था, फोर्स पहले क्या लग रहा था, फोर्स इज F। अब इनके बीच में हम एक मीडियम भर दिए। ठीक है, एक मीडियम भर दिए, इनके बीच में क्या भर दिए, आर वो सेम है, इनके बीच में एक मीडियम भर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के बराबर 2 है। अब कोई पूछे कि फोर्स कितना होगा, तो फार्मूला क्या है, कूलम्ब्स लॉ का मैंने बताया था कि सपोज दैट पहले जो फोर्स है F बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, दूसरी बार फोर्स मान लो F डैश है, तो F डैश क्या लगेगा, फोर्स फार्मूला क्या लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। F डैश डिवाइडेड बाय F करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या करें हम, इक्वेशन 2 में डिवाइड बाय 1, तो क्या हो जाएगा, F डैश बाय F हो जाएगा। उधर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² डिवाइडेड बाय 1/4 पाई, यहाँ पे सारी के है, यहाँ पे के, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये एप्सिलॉन नॉट Q/r² ये सब तो कट जाएगा, आएगा 1/k। तो यहाँ से F डैश बराबर करेंगे तो F/k आ गया। K की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, तो फोर्स जो बाद वाला फोर्स लगेगा क्या हो जाएगा, F/2, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियम पे इस तरह से डिपेंड करता है। तो हमारा कहने का यहाँ पे शॉर्ट में कहने का मतलब क्या है कि आप ये याद रखोगे, कूलम्ब्स लॉ का जो फार्मूला रहेगा तो उसमें आप क्या याद रखोगे, ये वाला फार्मूला याद रखोगे, ये वाला, ये। ठीक है, ओके बेटा, मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, ये वाला फार्मूला आप याद रखोगे। तो एक फार्मूला ये याद रखना है आपको, और दूसरा कौन सा याद रखना है, ER, जिसको कि के बोलते हैं, ER को के बोलते हैं। ठीक है, तो किसी मीडियम का जो है, ये वाला आप याद रख लो, ये वाला किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक जो है वो एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन लिखो। बात समझ में आई कि नहीं यार, कोई मीडियम है, यहाँ पे कोई मीडियम है, ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, मीडियम है के।
ठीक है, तो हम या तो फार्मूला क्या लिखें, 1/4 फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई के, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको कि एप्सिलॉन नॉट आर बोलते हैं, या इसका मीडियम, अगर मीडियम का परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन दिया हो तो आप फार्मूला एप्सिलॉन लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी। तो मीडियम की परमिटिविटी निकालने के लिए मीडियम की परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो एक तरह से एप्सिलॉन नॉट के हुआ, तो हम एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट के रख देते हैं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ठीक है। सेम क्यू है और मान लो यहाँ पे क्यू है, आर डिस्टेंस पे है, ये क्यू चार्ज है, तो दोनों के बीच जो फोर्स है क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्यू चार्ज पे, स्मॉल क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स एफ है, तो एक कूलम्ब चार्ज पे लगने वाला फोर्स को F/Q करेंगे, F/Q करोगे तो वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू, तो क्यू से क्यू उड़ गया, तो अभी फाइनली क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए दो चार्ज होना चाहिए, एक चार्ज रहेगा तभी तो दूसरे पर फोर्स लगाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की प्रॉपर्टी, कोई भी एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है, तो किसी भी आर डिस्टेंस पे, मान लो पॉइंट पी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये क्यू चार्ज है अगर, क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, ये भी एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जाहिर सी बात है, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से दूर, ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ लगता है, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब तो दो चीज़ आपको पता हो गया, एक फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पर ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। अब जैसे मैं सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें उसी में आ जाएं, ठीक है। एक +4 क्यू चार्ज है और यहाँ पे -2 क्यू चार्ज रखा हुआ है आर डिस्टेंस पे, ठीक, आर डिस्टेंस पे। एक और कर देते हैं, यहाँ पे +2 क्यू चार्ज, +2 क्यू चार्ज है, ठीक है।
प्लस 2q चार्ज है। r को हम यहाँ पे 3 कर देते हैं और ये 4 मीटर, सपोज दैट ऐसे रख दिए। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स दोनों क्या हैं, वेक्टर। तो वेक्टर हैं तो इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी आपको करना है वो वेक्टर के हिसाब से होगा, वेक्टर की तरह होगा, सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते। अब इस पे कोई पूछे कि फाइंड फोर्स ऑन -2q चार्ज, एक क्वेश्चन ये हो गया, फाइंड फोर्स ऑन -2q चार्ज। फोर्स क्या है, यहाँ पे हमें नेट फोर्स लिखना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन -2q चार्ज। नेट फोर्स ऑन +4q चार्ज। और क्या बताना है, और एक यहाँ पे हम ये पॉइंट ए, ठीक है, ये हो गया। चलो 2 क्वेश्चन बताओ, अब आप इसको सॉल्व करो। आप वीडियो को पॉज करके अभी क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम वेक्टर के हिसाब से लगाएंगे। डायरेक्शन वेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डायरेक्शन। और तो पहले नेट फोर्स -2q चार्ज पे नेट फोर्स अगर हमें लिखना है तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस पर कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक +2q लगाएगा, +2q एंड +4q, यही 2 अगल बगल चार्ज आसपास में हैं जो उस पर फोर्स लगाएंगे, तो 2 फोर्स लगेंगे। तो मान लो +2q, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, टोटल कितने फोर्स लगेंगे, 2 फोर्स है। जो फोर्स लगते हैं, बल लगते हैं किसी भी चार्ज पे किसी भी, तो उसके आसपास जितने चार्ज हैं वहीं उस पर फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को छोड़कर, उस चार्ज को छोड़कर, क्योंकि ये चार्ज तो खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा ना, इसके अगल बगल जो चार्ज है, जैसे ये +2q चार्ज है ये फोर्स लगाएगी, ये +4q है तो ये फोर्स लगाएगा। ठीक, तो टोटल फोर्सेस, तो मान लो +2q की वजह से F1 फोर्स लगे तो F1 लिखना होगा, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस ये वाला, तो ये 3 है, ये 4 है, ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल है 90 का, तो ये क्या होगा बेटा डिस्टेंस, ये क्या होगा 5 होगा। अब इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है। तो F1 फोर्स जो है इसके बीच में ये लगाएगा। अब चूंकि डायरेक्शन का देखिए, -q चार्ज है, ये +q, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब वो फोर्स निकाल लो तो क्या होगा, 1/4πε0 2q इंटू 2q। अब डायरेक्शन हम अगर पहले से ही इसमें लिख ले रहे हैं, डायरेक्शन की दिशा, तो -2q प्लस इंटू -2q, अब वो रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइनस अगर हम लिखते हैं +2q इंटू -2q तो -4q आता है, q² आता है, तो माइनस का मतलब अट्रैक्शन, डायरेक्शन उल्टा। तो हमने डायरेक्शन पहले ही ले लिया, तो अब यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटा, 1/4πε0 4q² 25, ये हो गया F2। अब
ये तो +2q चार्ज, ये फोर्स लगाना था, +4q चार्ज, ये जो फोर्स लगाएगा उसको मान लो F2 मान लें। तो ये कितना फोर्स लगाएगा, अब ये डिस्टेंस दिया ही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q। डायरेक्शन देखो, ये माइनस है, प्लस है, तो ये डायरेक्शन इधर रहेगा ऐसे, ठीक है बेटा, डायरेक्शन किधर रहेगा ऐसे। तो 4q इंटू 2q/3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q²/9। तो दो फोर्स हो गए, क्या हो गया बेटा, दो फोर्स हो गए। अब एक फोर्स ये F2 इधर और F1 इधर, नेट फोर्स बताना है। तो दो फोर्स हैं, एक इधर और एक इधर, F1 F2। अब इनके बीच एंगल कोई बताएगा क्या होगा, इनके बीच एंगल कोई बताएगा, ये एंगल क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, एंगल जो भी हो, अगर ये थीटा एंगल है तो साइन थीटा अगर आप करें, साइन थीटा करें तो क्या आ गया, क्या आएगा 4/5, ठीक है, 4/5। और कॉस थीटा करेंगे तो क्या आएगा 3/5। टैन थीटा करेंगे तो 4/3, ठीक है। तो साइन थीटा 4/5, साइन थीटा ज़्यादा कॉस थीटा कम, तो ये एंगल क्या होगा, ये छोटा होगा बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा होगा। तो ये NCERT की बुक का पार्ट है बेटा, ये आप समझ लेना, मैं यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। अगर ये 4 रहे, ये 3 रहे, ठीक है, ये 5 रहे, तो ये एंगल जो होगा ये होगा 53 और ये होगा 37, ओके। तो 53 जो होगा ये 53 डिग्री होगा, ये आप याद रख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 53 होगा, 53 होगा, तभी जो है साइन 53 बराबर क्या होगा 4/5, 4/5, ये लिख दे रहा हूँ, आप याद रख लेना। और cos 53 क्या होगा, 53 क्या होगा 3/5, और tan 53 क्या होगा 4/3। ये याद रखना, ये आपको याद रहेगा। तो अगर 53 का याद है तो साइन, अब कोई पूछे कि 37 का, तो यार 4/3 है, तब 4/5 है, 3/5 हो जाएगा, 3/5। cos 37 क्या हो जाएगा 4/5, tan 37 क्या हो जाएगा 3/4। तो एक अगर आपको याद रहेगा तो दूसरा याद अपने आप रहेगा, दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 53 हो गया, ये यानी कि 53 हो गया साइन कॉस्ट। अब यार सब हमें क्या करना है बेटा, सब वेक्टर को एक लाइन में करना है। तो ये हमारे पास, तो ये F2 तो है ही, F1 को क्या करें हम, F1 के दो कंपोनेंट ले लें। ये हुआ तो इसके दो कंपोनेंट ले लें, एक इधर और एक इधर। तो ये वाला एंगल इधर है, तो ये क्या हो जाएगा F1 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा F1 साइन थीटा। तो लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। तो अब ये वेक्टर पूरी तरह से टूट गया, तो ये हो गया इधर F1 cos थीटा प्लस F2, और इधर क्या हो गया F1 साइन थीटा। तो cos थीटा, अब F1 कितना है, F1 पीछे आके देख लो, F1 ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q²/25, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बार बार हम क्या करें, उसको k लिख दिया करें, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इंटू 4q²/25, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख दो। तो इधर का कंपोनेंट पूरा क्या हो गया, k इंटू 4q² बाई 25 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो गया, यहाँ से देखो 3/5 ठीक। तो ये हो गया। तो ये फाइनली क्या हो गया, k इंटू 12q² बटे 125 ठीक। ये हो गया प्लस F2 कितना है, F2 कितना है, यहाँ से देखो F2 ये है। तो ये इसको क्या लिख सकते हो, k इंटू 8q² बाई 9, k इंटू 8q² बाई 9। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, k तो कॉमन ही रहेगा बेटा, 12q² को भी बाहर कर दो, q² बाहर, अंदर क्या हो गया 12 प्लस 8, 12/125 प्लस 8/9 ठीक। अब इसको आपको ऐड करना है, तो जो भी वैल्यू आएगी आप ऐड कर लोगे ठीक, जो भी वैल्यू आएगी आप ऐड कर लोगे। तो एक यहाँ से निकल आएगा। अब इसको जैसे हम लिखें तो k/q², अंदर क्या आ जाएगा, ये तो 108 प्लस 1000, 125 इंटू 8 कितना हो गया 1000 ठीक है बेटा, और डिवाइडेड बाय 125 इंटू 9 ये हो गया। तो कुल मिला के ये हो गया k/q² इंटू 1000 इतना 8/125 इंटू 9, ये इधर का हो गया, इधर वाला। इसी तरह इधर वाला F1 साइन थीटा, तो F1 ये है, F1 कितना है 12q², तो k इंटू 12q² बाई 125, और साइन थीटा कितना है 4/5 ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया k 48q² बाई 125 और 5, F1 125 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 125 हुआ, 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 125 ठीक है। तो 125 हुआ, क्या हो जाएगा k इंटू 48q² बाई 125। अब इन दोनों को, ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर आ गए, तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर निकालना हुआ, दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो क्या हो गया x² प्लस y², यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कर लोगे। समझाने के लिए है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लोगे, समझाने के लिए है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे में पूछा है, किस पॉइंट पे, नेट फोर्स अब 4q पे, दूसरा क्या है नेट फोर्स ऑन प्लस 4q चार्ज। तो बेटा प्लस 4q चार्ज पे क्या नेट फोर्स उतना ही रहेगा जितना -2q पे है? नहीं, क्यों? क्योंकि +4 है, तो अब एक ये है एक ये है ठीक है, -2q और +2q। जाहिर सी बात है, इस पे जो फोर्स लगेंगे वो ये लगाएगा और ये लगाएगा, तो ये माइनस है तो ये तो इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और कितने से, k 4
4q इंटू 2q बाय ये कितना है 3, तो 9 हो गया। और ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये इसको इधर की तरफ धक्का देगा। कितना लगाएगा ये के 4q इंटू 2q बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, ये होगा। ओके बेटा, तो एक तरह से देखें तो k इंटू 8q स्क्वायर बाई 16 इधर, और इधर क्या हो गया k 8q स्क्वायर बाई 9। अब दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, ठीक है, तो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उसका स्क्वायर करके वो कर लो, ठीक है। तो क्या लिखोगे इनका रिजल्टेंट, एंड इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। तो F1 ये हो गया कि 8q स्क्वायर बाई 16 इसका स्क्वायर प्लस के 8q स्क्वायर बाई 9 इसका स्क्वायर। तो ये बेटा ये वाला पार्ट ऊपर के 8k दोनों में है और स्क्वायर में है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा बाहर, के 8k, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा 1/16 इंटू 16, 1/9 इंटू 9, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लोगे तो रिजल्टेंट फोर्स निकल आए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी पॉइंट पे निकालना हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसे है। तो इस तरह से ढेर सारे सवाल बनते हैं। ऐसे दे देगा इक्विलैटरल ट्रायंगल दे देगा, यहाँ पे 2q, यहाँ पे -q, यहाँ पे +q, इस पॉइंट P पे बोल देगा कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लगा लेना, होमवर्क दे रहा हूँ, लगा तो लगाओगे हो नहीं घर पे। इसी तरह इस तरह का -2q +q, q -q, इस तरह से। इसमें किसी एक पर दे दिया कि नेट फोर्स क्या होगा, या सेंटर में एक +q चार्ज रख दिया, यहाँ भी यहाँ पे सेंटर पे एक +2q चार्ज रख दिया, तो वो पूछेगा कि उसके लिए ये डिस्टेंस निकालने रहेंगे, ये वाले ये वाले ये वाले। अब आप मत बोलना कि कैसे निकालेंगे, यहाँ भी यहाँ भी चारों तरफ से फोर्स, वो भी अच्छी डील में, पूछो कहाँ से लिया, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरी। आवाज़ कम करो पापा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। पापा का तू ओके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बारे में आपको पता हो गया है। अब जो दूसरा अब आता है, इसमें आता है पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल एनर्जी हम बता दें। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है U, तो बेटा एक चार्ज है, सपोज दैट Q है R डिस्टेंस पे, ये +q है, एक प्लस छोटा वाला Q चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय प्लेसिंग a charge from infinity to that point। इन्फिनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो इन्फिनाइट से वहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है।
तो इसके लिए क्या होगा, आपको अब डिराइव करेंगे, उसको करेंगे तो फोर्स मतलब ये है क्या, इंटीग्रेशन से करें, जैसे फोर्स इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हुआ, तो वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, यही होता है ना बेटा, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होता है, डी एस या डी आर बोलो, ठीक है, डी आर। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस है, तो इस तरह से तो छोटा मतलब ये मान लो कि वहाँ से हम ला रहे हैं, वहाँ से इस पॉइंट पे ला रहे हैं, तो इनके बीच जो फोर्स है वो जो है फोर्स में कितना डिस्टेंस हम ले गए, यहाँ से मान लो थोड़ा सा डी आर डिस्टेंस ले गए, डी आर डिस्टेंस ले गए, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, वहीं के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसी का तो इंटीग्रेशन होगा। अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, इन्फिनाइट से आर तक, इन्फिनाइट से आर तक, ठीक है। तो ये जब करोगे तो ये आर को ऊपर ले जाओगे, वन के इंटू वन बाई के लिख दिए तो 1/4 जरूरत, के इंटू क्यू, ठीक है, क्यू ये हो गया, नीचे जो आर था आर स्क्वायर ऊपर ले गया तो आर की पावर -2 इंटू डी आर, ठीक, यही हुआ इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, के क्यू ये सब तो बाहर आ जाएंगे, क्यू क्यू अंदर खाली क्या आ जाएगा, आर की पावर -2 इंटू डी आर, इन्फिनाइट टू आर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आर के पावर इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक चार्ज ऐड हो जाएगा, -2 + 1, ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, जो पावर आया -2 + 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, के क्यू और आर के पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, एक तरह से माइनस के क्यू इंटू आर के पावर -1 को नीचे ला दो तो 1/r हो गया, ठीक है, और ये इन्फिनाइट से आर पे लाना है। तो यहाँ पे फाइनली करोगे तो क्या हो जाएगा, -के क्यू एक बार 1/, इन्फिनाइट -1/r, ठीक है बेटा। तो एक तरह से क्या आ गया, के क्यू 1/∞ का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, तो इंटू ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा 1/r, ये वर्क डन हुआ। तो इतना हम तामझाम नहीं करते, हम सिंपली क्या कर देते कि फोर्स इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर है। तो यार वर्क डन कोई पूछता तो वर्क डन क्या बोलते हैं, F × R बोल देते हैं। तो इसमें अगर R से मल्टीप्लाई, एक R से एक R उड़ा दो तो क्या हो गया, के क्यू बाय आर हो गया, ठीक है। तो ये वर्क डन का फार्मूला हुआ, और यही पोटेंशियल एनर्जी है, यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन के क्यू बाय आर, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो समझने वाली चीज़ है वो आपको ये समझना पड़ेगा, U इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अब ये वर्क डन हो कैसे रहा है, कौन कर रहा है वर्क डन। अब देखो
ये चार्ज है, ये चार्ज, इसको इस पे ये फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स इधर लगा रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, और इसको हम ले जा रहे हैं खींच के, अगर इधर ले जाएंगे, फोर्स लग रहा है इधर और हम ले जा रहे हैं इधर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन निगेटिव होगा, ठीक। लेकिन हम अपना फोर्स लगा के हाथ से पकड़ के उसको ले जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम उतना ही फोर्स लगा के इसको इधर ले जाएंगे बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स उतना इधर ले जाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो वर्क डन होगा निगेटिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस तरह से हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्क डन जो यहाँ पे निकालते हैं, वर्क डन ये अगर ये पॉजिटिव वर्क डन है तो ये किसकी वजह से है, पॉजिटिव वर्क डन है तो किसकी वजह से है, ये एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि खुद से कोई चार्ज कभी पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में नहीं रहना चाहता, वो हमेशा जीरो पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है, ठीक है। तो उसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, लाना है, तो उस पर एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा, ओके बेटा। अब इसमें अगर ये इंटरनल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, तो ये वर्क डन क्या होता है, निगेटिव वर्क डन होता, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो वो निगेटिव वर्क डन होता, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब जब वर्क डन आपको पता हो गया, वर्क डन जिसको कि पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, तो यहाँ पे अब क्या आ गया, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल का, दूसरा कॉन्सेप्ट। तो क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। U इज इक्वल टू किसका हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और कितना हो गया, Q बाय R, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक। अब दूसरा आता है पोटेंशियल मतलब V। तो V क्या होता है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, Q बाय R तो है इंटू Q, तो Q से Q उड़ जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा Q बाय R। तो ये हो गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। U एंड W के लिए 2 चार्ज चाहिए, कम से कम 2 चार्ज, लेकिन पोटेंशियल जो है 1 चार्ज की प्रॉपर्टी है। पोटेंशियल क्या है, 1 चार्ज प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है, कोई भी एक चार्ज पड़ा है, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे कोई पूछे पोटेंशियल V क्या होगा, क्या हो जाएगा, Q बाय R, ठीक है।
यहाँ पे 4 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आए। एक, ये जो आपको याद रखना है, फोर्स का फार्मूला क्या आया, 1/4πε0 के, 4πε0 के, ε0 के में सब में ये तो सेम ये तो सब में रहेगा, ठीक है, इंटू Q/r²। दूसरा फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू Q/r²। मतलब एक चार्ज से डिवाइड करें तो ये गायब हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल। वर्क डन कौन करेगा, एक्सटर्नल, जो पकड़ के ले जा रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट। तो वो उसका फार्मूला क्या है, 1/4πε0 के इंटू, अब फोर्स है तो उसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक आर, जो r² है तो एक आर से एक आर कट जाएगा, Q/r। और चौथा जो फार्मूला है वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये एक्सटर्नल वर्क डन है, ये भी हो जाएगा 1/4πε0 के Q/r। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है बेटा, ये याद करने में कोई दिक्कत है क्या, याद करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, कभी नहीं होनी चाहिए। फोर्स में r² है, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q है बटे r² है। तो अब एक Q गायब हो गया, एक पर यूनिट Q पर लगने वाले फोर्स को ही बोलते हैं r²। पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में r² नहीं रहेगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, क्योंकि एक r से मल्टीप्लाई किए थे, एक r गायब हो गया। और यहाँ पे Q और वहीं पर यूनिट चार्ज पे अगर जो वर्क डन हो रहा है, एनर्जी हो रही है, तो उसको पोटेंशियल बोल देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड में r² है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में r है। नीचे का, ऊपर का क्या है, फोर्स में Q, दो Q चाहिए, और फील्ड में एक Q की प्रॉपर्टी है। इसी तरह वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी के लिए Q, दो Q चाहिए, और पोटेंशियल के लिए खाली एक Q चाहिए। ये बेस्ट, ये मेन है, ये मेन आपका जो है यही है, ये आपको पूरी तरह से रहना चाहिए। ओके बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और अब आगे जो है हम इस पर और एलाबोरेट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और ढेर सारे क्वेश्चन इस टॉपिक, इतने पे अनलिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ इसी फार्मूले, अनलिमिटेड। मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर आगे। अब पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में इन कंप्लीट चैप्टर हर जगह क्या निकालना रहेगा, यही 4 चीज़ें, या तो फोर्स पूछेगी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगी, या वर्क डन, या पोटेंशियल एनर्जी, या तो पोटेंशियल पूछेगी, यही सारी चीज़ें पूछेंगे। अब हो सकता है वो स्फेयर की वजह से पूछे, रॉड की वजह से पूछे, शीट की वजह से पूछे, अलग अलग जो भी है सब इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। उसके बाद 1-2 और नई चीज़ें रहेंगी, डाइपोल मोमेंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये और इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो ये बता देंगे। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। है तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन ख़त्म करने का और कोई इससे आसान तरीका नहीं है, और ना ही इससे आसान तरीके से समझा जा सकता है।
ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।